हेलो एवरीवन, दिस इज़ तुषार और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम के बारे में। इस पूरी वीडियो में डिस्कशन के दौरान हम ये देखेंगे कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था और ये स्कीम क्या है और किन लोगों के लिए है। एंड ऑफ द वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये स्कीम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या हैं और साथ साथ ये भी देखेंगे कि क्या क्या फ़ीचर्स हैं इस स्कीम के। So without wasting time, let's start. Now moving on to the first point कि ये स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में। आप ये कह सकते हैं कि जो नोडल मिनिस्ट्री है जिसका काम है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना, वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन कि ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया था एंटरिम बजट 2019 के दौरान। जैसा कि हम सबको पता है कि 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तो उस दौरान जो 1 फरवरी 2019 को बजट आया था वो एक एंटरिम बजट था। तो इसी एंटरिम बजट के दौरान इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, जिसे इम्प्लीमेंट किया जाना था 15 फरवरी 2019 से। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ कि ये स्कीम क्या है। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पेंशन स्कीम है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के वर्कर्स के लिए, ताकि उन्हें ओल्ड एज में प्रोटेक्शन दी जा सके। नाउ टू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव कि ये स्कीम किन लोगों के लिए है, आप इस स्लाइड को देखिए। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं रैग पिकर्स, कॉबलर्स, ब्रिक किल में काम करने वाले लोग, बीड़ी मेकर्स, रिक्शा पुलर्स, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले लोग। तो ये वो सारे लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं और ये स्कीम इन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं जो सेट की गई हैं इस स्कीम के लिए। जो फर्स्ट क्राइटेरिया है वो ये है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इस स्कीम में एनरोल करते हैं, उनकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 या उससे कम होनी चाहिए। 15,000 से ज़्यादा अर्न करने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले वर्कर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। नाउ जो सेकंड क्राइटेरिया है वो है एज के रिगार्डिंग। जो भी वर्कर इस स्कीम के लिए एनरोल करते हैं उनकी मिनिमम एज 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 40 ईयर्स। यानी कि जो भी वर्कर 41 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं या 40 ईयर्स अबव हैं, वो लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसके साथ साथ ऐसे वर्कर जो बिलो 18 हैं वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। जो थर्ड क्राइटेरिया रखी गई है वो है किसी दूसरे स्कीम में एनरोलमेंट के रिगार्डिंग। जो भी वर्कर्स इस स्कीम में एनरोल करते हैं वो नेशनल पेंशन स्कीम, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन स्कीम या फिर ईपीएफओ के अंडर में कवर्ड नहीं होने चाहिए। अगली क्राइटेरिया है इनकम टैक्स के पेमेंट के रिगार्डिंग। जो भी वर्कर इस स्कीम को सब्सक्राइब करते हैं वो एक इनकम टैक्स पेयर नहीं होने चाहिए। प्रेजेंट में इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख पर एनम तक। अगर एक पर्सन 15,000 पर मंथ अर्न करता है तो उसकी एनुअल इनकम बनती है 1,80,000, जो 2.5 लाख से कम है। तो इस हिसाब से एक ऐसा वर्कर जो 15,000 पर मंथ कमाता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनकम टैक्स एग्जम्पशन लिमिट के अंडर में आता है और वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होगा। फिफ्थ क्राइटेरिया ये है कि उस पर्सन के पास आधार नंबर, मोबाइल फ़ोन और एक सेविंग बैंक अकाउंट होना कंपलसरी है। अब हम बात करेंगे इस स्कीम के फ़ीचर्स की। ये एक कॉन्ट्रीब्यूटरी और वॉलंटरी स्कीम है। इसका मतलब ये है कि ये आप अपनी विल से सब्सक्राइब करते हैं और इसके अलावा इस स्कीम में आपको एनरोल करने के बाद कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन भी देना होता है। इस स्कीम में एनरोल करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिसमें से पहला बेनिफिट ये है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन का। इस स्कीम के अंडर सब्सक्राइबर को 60 ईयर्स की एज अटेन करने के बाद उसे पर मंथ 3,000 मंथली पेंशन देने का प्रोविज़न किया गया है। सेकेंड फीचर है कंट्रीब्यूशन बाय सब्सक्राइबर। इस स्कीम में सब्सक्राइबर को कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन देने होते हैं जो ऑटो डेबिट फैसिलिटी के थ्रू उसके अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। नाउ द थर्ड फीचर इज़ मैचिंग कंट्रीब्यूशन बाय गवर्नमेंट। इस स्कीम में जितना पैसा सब्सक्राइबर कंट्रीब्यूट करता है स्कीम को, उतना ही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है उस स्कीम में।
लेट्स से कि अगर कंट्रीब्यूटर 100 रुपीज़ पर मंथ का कंट्रीब्यूशन देता है तो इक्वलेंट 100 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन उसको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, तो टोटल मनी हो जाएगी 200। तो इस स्कीम में 50-50 कंट्रीब्यूशन होता है कंट्रीब्यूटर और गवर्नमेंट का। नाउ द फोर्थ फीचर इज़ फंड मैनेजमेंट। इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कराती है थ्रू लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड कॉमन सर्विस सेंटर्स। फिफ्थ फीचर इज़ पेंशन पे आउट। जब कोई बेनिफिशरी इस स्कीम को सब्सक्राइब करता है तो वो जिस भी एज में सब्सक्राइब करता है तब से लेके 60 ईयर्स तक उसे कंट्रीब्यूशन देना होता है। जब वो 60 ईयर्स की एज को अटेन कर लेगा तब उसे 3000 पर मंथ का एश्योर्ड पेंशन दिया जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्कीम। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस हैं जो गवर्नमेंट फेस करती है वाइल फ्रेमिंग अ स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स के डेटा को लेके, जैसे कि कंट्री में कितने अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, इसका डेटा कलेक्ट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट लॉन्च करती है ई श्रम पोर्टल। इस पोर्टल को लॉन्च किया गया था 26 अगस्त 2021 को, जिसका पर्पस था कंट्री के अंदर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटाबेस क्रिएट करना, जिसकी हेल्प से सरकार अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए एक अच्छी स्कीम फ्रेम कर पाए। इस पोर्टल में रजिस्टर करना कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। कंट्री में जो भी लोग 15 ईयर्स से ऊपर हैं और 60 ईयर्स की एज तक हैं, वो लोग कंट्री में वर्कफोर्स का हिस्सा माने जाते हैं, चाहे वो एम्प्लॉयड हों या फिर जॉब सीकिंग लोग हों। ये सारे के सारे लोग वर्कफोर्स का पार्ट माने जाते हैं। इंडिया की वर्कफोर्स में 93% कंट्रीब्यूशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स के वर्कर्स का है, यानी कि इंडियन वर्कफोर्स का हर 100 में से 93% अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करता है। नाउ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ऑलरेडी 2024 यूपीएससी सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हो चुका है और ये रहा उसका एक क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम से पूछा गया है। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि जो एज लिमिट रखी गई है वो 21 to 40 ना होके 18 to 40 ईयर्स है। सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वहीं थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, क्योंकि बेनिफिशियरी की डेथ के केस में जो पेंशन देने का प्रोविज़न रखा गया है वो है सिर्फ उसके स्पाउस को, यानी कि जो भी पर्सन सब्सक्राइबर था अगर वो मर जाता है तो उसके बाद उसकी वाइफ को वो पेंशन दी जाएगी, ना कि उसकी अनमैरिड डॉटर को। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 only. That's all about today's video. Thanks for watching and do like, share and subscribe. Thank you.